हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसकी अध्ययन विधियां भी डिस्कस करेंगे जो कि एचस्टैट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास करके जो पीआरटी लेवल का एग्ज़ाम है, लेवल नंबर 1, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है क्योंकि देखो टॉपिक पढ़ के समझ में आ रहा है कि बाल यानी कि बच्चे, और मनोविज्ञान यानी कि उसके मन के बारे में जानना, उसके बारे में जानना, उसके जो इनर फीलिंग्स है, उसके आउटर फीलिंग्स है, और उन सब के बारे में जानना। स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी है। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान की स्टडी है उससे बच्चों के स्वभाव के बारे में पता चलता है। यानी कि वो बच्चा कैसा है, आराम से बोलने वाला है यानी कि पोलाइटनेस है उसके अंदर, या फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, एंगर है उसके अंदर ज़्यादा, तो ये सब। सेकंड है, बाल मनोविज्ञान बालकों के विकास को समझने में सहायक होता है। यानी कि बाल मनोविज्ञान की जो स्टडी है उससे बालक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी पता चलता है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यानी कि बाल मनोविज्ञान से हमें बालकों के स्वभाव का पता चल जाता है और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि उसके विकास के बारे में पता चल जाता है। और उसके बाद जब टीचर को या फिर जो भी उसके पेरेंट्स है, गाइडर है, केयर टेकर है, उनको शिक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है वो सरल हो जाती है। यानी कि उनको आसानी होती है बच्चे को एजुकेट करने में, उसकी एक जो अच्छी पर्सनैलिटी होती है उसको बिल्डअप करने में उनको हेल्प मिल जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होती है। यानी कि ये बाल विज्ञान से बालक की जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ना, उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बच्चों को समय समय पर निर्देश की आवश्यकता होती है। इस निर्देशन के जरिए ही बालकों में उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बिना बाल निर्देशन संभव नहीं है। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें इतने उनका माइंड डेवलप नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, तो उनको बारी बारी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, टाइम टू टाइम उनको हर चीज़ समझाने की ज़रूरत होती है। तो उनको समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगर उनको हम बारी बारी कुछ बताएंगे ही नहीं या उनसे पूछेंगे ही नहीं, भाई हम उनसे ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे या पेरेंट्स बच्चों से दूर रहेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स को या टीचर्स को पता नहीं चलेगा कि उनकी रुचियाँ किस में, यानी कि वो बच्चे का इंटरेस्ट कौन से फील्ड में ज़्यादा है, उनके उसके अंदर कौन सी ज़्यादा स्किल है और कौन सी स्किल उसके अंदर डेवलप्ड होनी चाहिए जो उसके अंदर अभी तक नहीं है। बाल मनोविज्ञान से ये सारी जो परेशानियां हैं वो दूर होती है। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। यानी कि बाल मनोविज्ञान की स्टडी के बाद जो पेरेंट्स और टीचर है ना, उनको बालक के व्यवहार के बारे में पता चल जाता है। यानी कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, बच्चे का स्वभाव कैसा है, बच्चा मतलब गुस्से वाला है या शांत स्वभाव का है, कम बोलने वाला है, ज़्यादा बोलने वाला है। जब अध्यापक को या टीचर्स, पेरेंट्स को इन सब चीज़ों की नॉलेज हो जाती है तो वो घर और विद्यालय यानी कि अपने घर और स्कूल दोनों का जो इन्वायरमेंट है उनको बच्चों के हिसाब से बदल देते हैं, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि बाल मनोविज्ञान है वो बच्चों के व्यवहार के बारे में, और जैसे कि अगर कोई बच्चा गुस्से वाला है तो उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों को जानने में, उन कारणों को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मनोविज्ञान की जो स्टडी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम। बाल मनोविज्ञान के जरिए बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उससे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। यानी कि बाल मनोविज्ञान के जरिए जो बच्चे की पर्सनैलिटी होती है उसके बारे में जाना जा सकता है, और उसके जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, उसके फ्यूचर गोल्स, उसके गोल्स, करियर्स के बारे में उसको एक अच्छी सलाह दी जा सकती है।
अगर जो चाइल्ड होता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ी सी कम है, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उसको और ज़्यादा लाइक वी कैन से दैट उसको नई ज़्यादा स्किल्स बता सकते हैं, या फिर उसको अगर वो किसी स्किल में वीक है तो उसको वो चीज़ बेहतर कर दी जा सकती है फ्यूचर के लिए, जो कि उसके फ्यूचर लाइफ के लिए, उसके फ्यूचर पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सो ये तो थे बाल मनोविज्ञान की उसकी उपयोगिता और उसके महत्व। तो बस वही बात है कि जो बाल मनोविज्ञान है उसको सिंपल वे में देखे जाए तो वो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बेस करता है, यानी कि उसमें उसके स्वभाव के बारे में भी स्टडी होती है, उसका व्यवहार कैसा है, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी उसको सलाह दी जा सकती है, पेरेंट्स टीचर और चाइल्ड इन तीनों के जो रिलेशन है उसको भी बहुत अच्छे से बेटर रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। और भी काफ़ी नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं जो मतलब प्रैक्टिकली लाइफ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कूल में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो वो क्यों होती है? ताकि बच्चे के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको टीचर्स पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें और पेरेंट्स टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकें, क्योंकि स्कूल में तो पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते और घर में टीचर्स नहीं होती। तो उन दोनों के जब वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो मिलते हैं तो एक दूसरे के जो बच्चे के लिए उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो कमी है, उनकी जो अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वो एक दूसरे को बता दें और उन बच्चे से वो आदतें दूर कर सके, ताकि उसकी एक जो फ्यूचर लाइफ है वो बेहतर जा सके। सो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक देखते हैं हम, बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। सो स्टार्ट करते हैं। बालकों के व्यवहार एवं विकास का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक कई विधियों का सहारा लेते हैं। इनमें से प्रयोग में आने वाली विधियाँ निम्नलिखित हैं। वैसे तो बहुत सारी विधियाँ हैं भाई, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, फिलोसोफर्स है बहुत ज़्यादा, और भी बहुत ज़्यादा जिन्होंने अलग अलग विधियाँ दी हैं अपने स्टडीज़ के हिसाब से। लेकिन हम कुछ एक की देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये 8 विधि हैं, तो हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। आप देख सकते हो ये 8 विधियाँ। तो सबसे पहली है निरीक्षण विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। निरीक्षण का अर्थ होता है अवलोकन करना एवं गौर से देखना, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड में, वैसे तो ऑब्जर्वेशन शब्द पढ़ के ही हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, यानी कि किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को जानना, परखना। तो इस विधि में क्या करते हैं, बच्चे को देखते हैं, उसको मतलब उसका जो बिहेवियर है, उसका जो स्वभाव है, उसको सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इस विधि में बालक के क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाती है, यानी कि बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है स्कूल में, घर में, उसको सिर्फ देखा जाता है, नोट किया जाता है, उसको कुछ कहते नहीं है। उसके क्रियाकलापों एवं गतिविधियों के कई प्रकार की जानकारी मिल जाती है। जैसे कोई बालक यदि अपनी आंखें लाल करे, मुट्ठियां भींचे या दांत किटकिटाए, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह गुस्से में है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं कि भाई जो बच्चे गुस्से में होते हैं ना, उनकी आंखें लाल हो जाती है, या फिर वो अपनी मुट्ठी भींचते हैं, या फिर दांतों को जैसे जोर से दबाते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो बालक गुस्से में है। कई कई बार बालक के व्यक्तित्व की परीक्षा के लिए इस विधि में जानबूझकर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती है जिससे बालक के व्यक्तित्व का पता चले। कई बार ऐसा भी होता है कि जब इंटरव्यू लेने जाते हैं, वैसे तो ये थोड़ा सा अलग है, इंटरव्यू तो थोड़ा एक बड़े लेवल का स्टेप हो गया, जैसे हम नॉर्मली क्लासरूम में देखते हैं बच्चे छोटा है, तो बच्चे के सामने जानबूझ के ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे कि ये पता चले कि भाई वो छोटी सी सिचुएशन है, जो सिचुएशन आराम से शांति से भी सॉल्व हो सकती है, उसमें भी वो गुस्सा कर रहा है। तो ये सारी बातें जानने के लिए भी कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, यानी कि उसका स्वभाव कैसा है, उसको कितना जल्दी गुस्सा आता है, कितना वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकता है। निरीक्षण विधि द्वारा बालकों के व्यवहार का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। ये तो सिंपल सी बात है कि जब हम बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो बिहेवियर है उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं, उसको एक इवोलेट कर सकते हैं कि ये बच्चा कैसा है, ज़्यादा गुस्से वाला है या फिर शांत स्वभाव का है।
निरीक्षणकर्ता अपने निरीक्षण के दौरान जो कुछ भी देखता, सुनता या नोट करता है, उसी के आधार पर वह बालक के व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालता है। यानी कि जो निष्कर्ष करता है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है, वो जो कुछ भी बच्चे में नोटिस करता है भाई, वो उसको देखता है, उसकी आवाज़ सुनता है, उसकी सोच के बारे में, भाई किसी भी टॉपिक के बारे में उससे पूछा गया कि भाई तुम इसके बारे में अपने विचार बताओ, उन सब चीज़ों को नोट कर लेता है और फिर उसी के आधार पर वो बालक के व्यवहार के बारे में उसको ग्रेडिंग पॉइंट देते हैं। यह विधि सरल, सस्ता एवं सुविधाजनक तो है, किंतु इस विधि द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निष्कर्षकर्ता का पर्याप्त प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। इस विधि में इस बात का भी संभवता रहती है कि निरीक्षणकर्ता पक्षपात अथवा द्वेषपूर्ण रवैया अपनाए। यदि ऐसा होता है तो उस स्थिति में यह विधि असरदार नहीं हो सकती। कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है उसकी थोड़ी सी कोई पर्सनली वो किसी चीज़ को टच कर जाता है, तो वो क्या करता है, पार्शलिटी कर देता है। उसका जो बिहेवियर होता है बच्चों के ज़रिए वो अलग अलग हो जाता है। भाई किसी बच्चे ने तो भाई गलत स्वभाव, उसका जो बिहेवियर है वो गलत है, उसके बावजूद भी वो उस पर उसको जो मार्क्स होते हैं, जो ग्रेड होते हैं, उसको कम देता है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन, इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं हम ऑब्जर्वेशन मेथड का। हालांकि ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा आसान है, सस्ता भी है और हर कोई कर सकता है, भाई सुविधाजनक भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो वही हो गया, नहीं भाई बच्चे के बारे में हमें जानना है और उसी को रिलेटेड हम पूरी नॉलेज नहीं गेन कर पा रहे हैं, या फिर हम पक्षपात कर रहे हैं, यानी कि पार्शलिटी कर रहे हैं एक बच्चे में दूसरे बच्चे में। तो वो चीज़ यहाँ पे मतलब फेल हो जाता है ये ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर हम इसके ड्रॉबैक ये देखें, पार्शलिटी हो सकती है, वैसे होते भी है। नेक्स्ट मेथड है प्रयोगात्मक विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। पूर्ण नियोजित वातावरण में बालकों के विकास का अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का सहारा लिया जाता है। इस विधि में बालकों का एक वर्ग नियंत्रण रहता है एवं एक प्रयोगात्मक, दोनों वर्गों से प्राप्त परिणामों की तुलना कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि में प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों पर एक प्रयोगकर्ता एवं एक प्रयोज्य की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोगात्मक विधि में 3 प्रकार की विधियां, नियंत्रण परीक्षण विधि, नियंत्रण समूह विधि एवं चक्र विधि द्वारा बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि कई अर्थों में लाभदायक तो है, किंतु इसमें एक सबसे बड़ी खामी यह देखने को मिलती है कि इस विधि द्वारा कभी कभी वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण एवं परीक्षण नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि नियंत्रण परिस्थितियों एवं स्वाभाविक परिस्थितियों दोनों में बालक का व्यवहार एक समान नहीं रहता। यह विधि खर्चीली है एवं इससे अधिक समय लगता है। सो जो प्रशिक्षण विधि है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो इसमें बालक का जो विकास है, उसके जो बालक की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको अध्ययन किया जाता है एक्सपेरिमेंट के वे से। यानी कि उसको कोई भी एक्टिविटी दे दी है, उस कारण से भाई वो उस एक्टिविटी को कैसे करता है, कैसे अपने उसमें अपने थिंकिंग थॉट्स लगाता है, तो ये सब चीज़ें प्रयोगात्मक विधि में यूज़ होती है। ये विधि में 3 स्टेप्स होते हैं, प्रशिक्षण विधि, नियंत्रण समूह विधि एवं चक्र विधि, और इन तीनों स्टेप्स के लिए ही को ध्यान में रखते हुए बालक के जो अध्ययन व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीली है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल भी यूज़ होता है, टाइम भी तो यूज़ होता है, और उसके साथ साथ इसमें एक वही मतलब एक अच्छे से हम स्टेबल सा कोई आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है तो मैं उसका दिमाग अलग होता है, जब वो नॉर्मली क्लासरूम में बिहेव करते हैं तब उसका माइंड सेटअप अलग होता है। तो एक बालक के अंदर ये जो अलग अलग बिहेव जो उसका बिहेवियर है वो होता है। तो इस कारण से ये जो मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये भी पूरी हमारी जो नीड्स उसको फुलफिल नहीं कर पाता। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि, यानी कि क्वेश्चनरी मेथड। जो प्रश्नावली विधि है, इस विधि में बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसके व्यवहार संबंधी कुछ प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इस प्रश्नों के उत्तर बालक उसके माता पिता, भाई, अभिभावक एवं शिक्षक से प्राप्त कर उसके आधार पर
निष्कर्ष निकालता है। इस विधि के साथ एक समस्या यह है कि बच्चे कई प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दे पाते। माता-पिता भी अपने बच्चों के हितों का अध्ययन करते हुए कभी-कभी गलत एवं पक्षपातपूर्ण उत्तर देते हैं। इस कारण से इस विधि से प्राप्त परिणाम पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होता। जो क्वेश्चनरी मेथड जो यहाँ पे अभी हमने रीड आउट किया, तो इसमें तो हमें सीधा सही पता चल रहा है कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए ना कुछ एक क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को ना उनके माता पिता यानी कि उनके पेरेंट्स से, उनके कज़न से या फिर उनके सिबलिंग से, जो उसके टीचर्स हैं, उनसे उनका क्वेश्चंस के आंसर्स लिए जाते हैं और फिर उन आंसर्स के आधार पर ही बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कई बार अच्छे से आंसर नहीं दे पाते। कई बार तो वो दे भी नहीं पाते। भाई कारण ये हो सकता है कि भाई वो पढ़े लिखे ना हो या उन्हें उस चीज़ की नॉलेज ना हो, या फिर दूसरा रीज़न ये भी होता है कि भाई पेरेंट्स ना कई बार ये सोचते हैं भाई हमारे बच्चे ना हर्ट हो जाएंगे अगर हमने जो सच्चाई है, जो करेक्ट आंसर अगर वो हम देंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। तो इस कारण से वो उसका ऐसा आंसर देते हैं जिससे कि बच्चे खुश हों। तो ये यहाँ पे भी पार्शलिटी हो गई, पक्षपातपूर्ण उत्तर दे रहे हैं वो किसी भी क्वेश्चन का, तो इससे भी जो रिजल्ट आएगा वो पूरा करेक्ट नहीं होगा और बच्चों के जो व्यवहार का अध्ययन है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू मेथड। इस विधि में बालक के व्यवहार एवं गुणों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए उसका साक्षात्कार किया जाता है। इस साक्षात्कार में बालक के व्यवहार एवं गुणों से संबंधित कुछ प्रश्न के उत्तर बालक से पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछने एवं उत्तर प्राप्त करने का तरीका मौखिक, लिखित अथवा मिला जुला भी हो सकता है। इस विधि को निम्नलिखित 3 चरणों में पूरा किया जाता है। साक्षात्कार लेने से पूर्व की तैयारी, साक्षात्कार लेना और साक्षात्कार से परिणाम निकालना। साक्षात्कार लेने की पूर्ण की तैयारी के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस स्थान पर साक्षात्कार लिया जाना है वह शोरगुल एवं बाधा उत्पन्न करने वाली अन्य परिस्थितियों से मुक्त हो। साक्षात्कार के लिए आवश्यकता पड़ने पर कागज कलम के साथ साथ टेप रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर की भी साथ में रख लिया जाता है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के दौरान साक्षात्कारकर्ता को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बालक को अभिव्यक्ति का पूरा मौका मिले। इसके बाद साक्षात्कार के समय नोट की गई बातों एवं प्रश्नों के उत्तर के आधार पर बालक के व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि के साथ एक समस्या यह है कि यह साक्षात्कारकर्ता को मनोविज्ञान का ज्ञान ना हो तो साक्षात्कार का परिणाम सार्थक नहीं भी हो सकता है। जो ये इंटरव्यू मेथड है, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हम नॉर्मली हमें भी पता है भाई इंटरव्यू क्या होता है, तो बस यही सेम चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक हम जॉब इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं या फिर कोई और अलग इंटरव्यू होते हैं वो नहीं दे रहे। यहाँ हम एक बच्चे से एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं उसके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो भी उसी से रिलेटेड होंगे। तो इसके अंदर क्या करते हैं भाई, स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन उसकी पर्सनल लाइफ यानी कि उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड या और किसी उसके इंटरेस्ट, उसकी हॉबीज से रिलेटेड होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो आप भाई लैंग्वेज कोई भी हो, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता। आप जो आंसर्स हैं उनको भी बोल के भी दे सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं, या फिर आपकी मिला जुला भी इसमें आप उत्तर दे सकते हैं। जो इंटरव्यू मेथड होता है वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो भाई इंटरव्यू लेने से पहले की जो तैयारी होती है, पहले की तैयारी वही होती है कि भाई हम जिस रूम में या जिस प्लेस पे ले रहे हैं इंटरव्यू, वहाँ पे कोई भी शोर ना हो या आसपास की जगहों से शोर ना आता हो। एक बहुत ही शांत जगह होनी चाहिए, एक बंद रूम हो चाहे, बट उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। सेकंड पॉइंट है साक्षात्कार लेना यानी कि इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू लेते टाइम भी तो हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो ले रहा है इंटरव्यू उसको भी और जो दे रहा है इंटरव्यू उसको भी, दोनों को ही कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है।
तो ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है साक्षात्कार के परिणाम निकालना, यानी कि इंटरव्यू का रिजल्ट निकालना। तो जो जिसने इंटरव्यू लिया है उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई मैंने उससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं और उसका जो लेवल ऑफ आंसरिंग है वो किस लेवल का है, तो उसको किस हिसाब से उसको ग्रेड पॉइंट देने चाहिए या मार्क्स देने चाहिए। दूसरा, इसमें जब इंटरव्यू लेते हैं तो भाई उसमें इंटरव्यू लेने से पहले की तैयारी भी तो यही होती है भाई, पेन पेपर होना चाहिए, उसमें टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर या फिर और कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट या फिर मटेरियल होता है, कुछ एक सामान होते हैं जो वहाँ पे उनको ज़रूरत होती है, तो वो सब चीज़ें उन्हें पहले से ही इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही रखनी होती है। और ये सारे काम जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना उसका होता है, इंटरव्यू देने वाले का नहीं है। और लास्ट में जब जो इसने इंटरव्यू लिया है भाई, किसी ने स्टूडेंट एक्स वाई टीचर ने स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया है, तो उससे जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है ना वो ऐसा निकलता है कि भाई क्वेश्चन के पास लिस्ट होती है, भाई मैंने पर्टिकुलर स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस पूछे और इनका ये आंसर्स है, तो जो इनके आंसर्स दिए हैं और जो क्वेश्चन का लेवल है उन दोनों को ध्यान में रख के ही उनका रिजल्ट निकाला जाता है। और इस इंटरव्यू मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि भाई कई बार जो इंटरव्यू ले रहा है उसको उस चीज़ की नॉलेज ही ना हो। अगर मनोवैज्ञानिक है कोई, भाई मनोविज्ञान से रिलेटेड उसका बिहेवियर है, बिहेवियर का इंटरव्यू ले रहा है स्टूडेंट का, तो अगर उसको बिहेवियर के बारे में खुद ही उस टीचर को नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो यहाँ पे एक ये ड्रॉबैक निकल के आता है इसका। रेटिंग या मूल्य निर्धारण यानी कि रेटिंग मेथड देखते हैं क्या है इसके अंदर। इस विधि में निरीक्षकता अथवा प्रशिक्षण के आधार पर बालकों को उसके व्यवहार एवं गुणों के लिए पूर्ण निर्धारित अंक दिए जाते हैं, यानी कि निरीक्षण अथवा प्रशिक्षण दोनों के आधार पर ही बच्चे का जो व्यवहार है उसका आंकलन किया जाता है और उसको मार्क्स दिए जाते हैं। इन्हीं अंकों की तुलना के आधार पर बालक की रेटिंग की जाती है। इस विधि में लिखित अथवा मौखिक परीक्षा का भी सहारा लिया जाता है। फिर है केस स्टडी मेथड। इस विधि में किसी एक बालक का व्यक्तित्व रूप से उसके समग्र रूप में एवं उसी के परिवेश में भली भांति अध्ययन किया जाता है, जिससे कि उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व के सभी पक्षों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। विशिष्ट बालकों की समस्या के समाधान के लिए यह विधि उत्पन्न कारगर है, अत्यंत कारगर है। बालक के व्यवहारात्मक समस्याओं के निदान एवं उपचार में यह विधि सहायक साबित होती है। इस विधि से प्राप्त परिणामों के आधार पर बालक को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना आसान हो जाता है। तो जो ये केस स्टडी मेथड है इसमें बच्चों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, चाहे वो पेरेंट्स से लो, उनके फ्रेंड सर्कल से लो या फिर टीचर्स से लो, उनके क्लासमेट्स से लो, और फिर उन बच्चों के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखते हैं और उसके हिसाब से उसका जो व्यवहार का अध्ययन है उसके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और उसी के आधार पर उनका परिणाम तैयार करते हैं। जो ये जो है विधि है केस स्टडी मेथड, ये कौन किस किस बच्चों के ऊपर की जा सकती है या फिर किन किन बच्चों पर होती है। एक तो जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में, भाई उनके बारे में सारी नॉलेज रखते हैं, उनके भाई उनका डेली का टाइम टेबल क्या है, वो उनका व्यवहार कैसा है, वो इतने क्रिएटिव कैसे है वो कैसे अपने माइंड को यूज़ करते हैं, कैसे उनकी अपनी वो डेली एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। फिर है पिछड़े बालक जो बैकवर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में भी केस स्टडी हो सकती है, भाई इनके बैकवर्ड होने के पीछे क्या कारण है, उनको कैसे इस बैकवर्डनेस से निकाला जा सकता है, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है। दूसरा, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी कि भाई इनका जो माइंड लेवल है, इनका आईक्यू लेवल है, इसको और कैसे शार्पन किया जा सकता है, कैसे ये अपनी डेली एक्टिविटीज़ को फुलफिल करते हैं। फोर्थ है अपराधी जो बालक होते हैं, यानी कि कई बच्चे क्या होते हैं वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, उनका जो माइंड होता है वो गलत काम करने लग जाता है। कोई बच्चा चोरी करने लग जाता है, कोई मर्डर करने लग जाता है, या कोई बाहर घूमने फिरने चला जाता है, स्कूल छोड़ के बाहर सिनेमा हॉल में बैठे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे अपराधी बालक करते हैं।
तो यहाँ पे भी भाई उनके बारे में भी केस स्टडी किए कर सकते हैं। भाई इनके ऐसा गलत काम करने के पीछे क्या कारण है। भाई उनके माँ बाप को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या फिर उनके माँ बाप उन पे ध्यान नहीं देते, या उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, या फिर उनको पता नहीं कि भाई ये चीज़ गलत है ये चीज़ सही है। उनके बारे में भी केस स्टडी होती है। दूसरा, संवेदनात्मक, सामाजिक, शारीरिक एवं शैक्षिक समस्याओं वाले बालक, यानी कि चिल्ड्रन हैविंग इमोशनल, सोशल, फिजिकल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। इन सारे बच्चों के बारे में भी केस स्टडी होती है कि भाई इनके पीछे क्या कारण है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक है, तो उसके पीछे क्या कारण है। भाई वो बचपन से ऐसा ही है, या फिर उसको एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा है इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए। ये सब चीज़ें व्यक्तित्व अध्ययन में किसी एक बालक के व्यवहार से जुड़ी हुई निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब केस स्टडी करते हैं तो वही उस केस स्टडी के अंदर कौन कौन सी बातें होनी ही चाहिए। भाई और भी हो सकती है कोई एक आधा पॉइंट, बट ये सारी बातें तो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि भाई उसका प्रयोजनात्मक विवरण, यानी कि उसके बारे में, उसके जो होता है ना, भाई उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसकी पसंद नापसंद, हॉबीज, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें। दूसरा, भाई उसका जन्म कहाँ पे हुआ, जन्म संबंधी, उसका स्वास्थ्य संबंधी, कि भाई वो फिजिकली उसकी जो हेल्थ है वो कैसी है, वो फिट है नहीं है, कुपोषण है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो डेली बैलेंस डाइट ले रहा है या नहीं ले रहा, उसके फैमिली से रिलेटेड, उसका जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसकी, वो रिच फैमिली से है, पुअर से है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। और यहाँ की उसकी बुद्धि का स्तर, यानी कि उसका आईक्यू लेवल, सृजनात्मक का स्तर, शिक्षक उपलब्धियाँ, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएं, विद्यालय से समायोजन, परिवार से समायोजन, कक्षा में व्यवहार, खेल के मैदान में व्यवहार, व्यक्तिगत गुण, शिक्षक एवं व्यवहार, व्यावसायिक योजना और विश्लेषण। मैम ये 16 पॉइंट्स की तो होने ही चाहिए, इसके साथ साथ एक आधे और पॉइंट भी ऐड होने चाहिए जो केस स्टडी में होते हैं। जैसे कि भाई अगर हम इन 16 को अगर छोड़ के और देखें तो भाई उनका फ्रेंड सर्कल में उसका कैसा बिहेवियर है, उसको कौन सी जगह ज़्यादा जाना पसंद है, वो अपने फ्री टाइम कैसे स्पेंड करता है। वही भाई खाली दिमाग शैतान का काम शैतान का घर। भाई वो अपना फ्री टाइम होता है वो कहाँ पे यूज़ करता है। अगर ये पॉइंट भी इसके अंदर ऐड होता है तो बहुत अच्छी बात थी। दूसरा, वो अपने फ्री टाइम में कौन सी जगह जाना पसंद करता है, अपने फ्री टाइम को कैसे यूटिलाइज करता है, उसको कौन सी बुक्स ज़्यादा पढ़नी अच्छी लगती है। कई बार कहते भाई हम, और उसको कौन कैसी टाइप की मूवीज़ हो गई वो सब देखने अच्छी लगती है, या फिर उसको पसंद है, वो कौन सी चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बालक के व्यवहार से जुड़ी हुई उपरोक्त सभी बातों का अध्ययन उसी के परिवेश, विद्यालय एवं घर से किया जाता है। इस कार्य में बालक के माता पिता, भाई एवं शिक्षकों से प्राप्त जानकारियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसी जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है एवं बालक की समस्याओं के कारणों का पता लगाकर उनको उचित उपचार किया जाता है। यदि प्रयोगकर्ता पर्याप्त प्रशिक्षण न हो तो एवं माता पिता, भाई बहन, शिक्षक इत्यादि से पक्षपातपूर्ण जानकारी मिली तो इस विधि से बालकों के व्यवहार के बारे में सही सही जानकारी नहीं मिलने की संभावना भी रहती है। वही सेम ड्रॉबैक इसका कि भाई पार्शलिटी हो जाती है। जो भी बालक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, गलत दे रहे हैं। वही कि भाई बच्चे की उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो इसलिए वो उसको गलत आंसर दे रहे हैं जो भी उनसे बालक के स्टूडेंट के बारे में पूछने आए हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम ड्रॉबैक। नेक्स्ट है समाज मिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड। समाज मिति वह विधि है जिसमें समूह के सदस्य एक दूसरे को किस सीमा तक स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। यानी कि जो सामाजिक विधि है इसके अंदर ये देखते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन होती है, भाई ग्रुप में मान लो कि भाई 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं वो कितने बच्चे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट ने कोई भी एक डिसीजन लिया तो इस एक डिसीजन के पीछे कितने बच्चे हैं, भाई 4 है या 5 है या
ये सब इसके अंदर देखते हैं कि भाई कितना उसे उनमें कोऑर्डिनेशन है। इस बात को आधार बनाकर उनके सामाजिक स्तर संचला तथा विकास का अन्वेषण पर्यावरण या मूल्यांकन किया जाता है। कौन बालक कितना अधिक सामाजिक है, समूह विशेष में उसका क्या स्थान है, समूह के सदस्यों में वह कितना अधिक या कम मेलजोल खाता है, उसके साथ काम करना, खेलना कूदना, पढ़ना आदि कितना पसंद करता है। इन बातों का पता लगाने के लिए मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। समाजनीति विधि में किसी समाजनीति प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है। इस प्रशिक्षण में ऐसे प्रश्नों का सहारा लिया जाता है जिससे यह पता चले कि बालक अपने कक्षा एवं विद्यालय के अन्य सदस्यों से कितना घुला मिला हुआ है। जैसे ऐसे 4 कक्षा साथियों के नाम बताओ जो आपके प्रिय हों। अपने 3 प्रिय शिक्षकों के नाम बताओ। तुम किसे अपनी कक्षा का मॉनिटर बनाना चाहते हो, इत्यादि। नेक्स्ट है उपचारात्मक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः समस्यात्मक बालकों के व्यवहार संबंधी मूल कारणों का पता लगाकर उसको उचित उपचार करने के लिए किया जाता है। उपचार के लिए पहले बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद इस अध्ययन के आधार पर समस्याओं को वर्गीकृत किया जाता है। समस्याओं के साथ साथ उसके कारणों का पता लगाया जाता है। कारणों का पता चल जाने से उपचार करना आसान हो जाता है। इस विधि के परिणाम स्वरूप बालकों के उपचार के लिए आवश्यकता पड़ने पर बालक के वातावरण में भी सुधार किया जाता है। यानी कि जो क्लिनिकल मेथड है वो बच्चों के जो व्यवहार है उसके लेके किया जाता है। मतलब जो कई बार क्या होता है भाई, कई बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या टीचर से उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके क्लासमेट्स से उसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये क्लिनिकल मेथड वहाँ पे यूज़ होता है। वही बच्चे के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, उससे पूछते हैं और जो उसकी समस्या है उसके पीछे उसका क्या कारण है, उस कारणों को पूछ के उसकी समस्या को दूर करते हैं। इस विधि के परिणाम स्वरूप बालकों के उपचार के लिए आवश्यकता पड़ने पर बालक के वातावरण में भी सुधार लिया जाता है। यानी कि भाई जो उसकी समस्या है किसी भी स्टूडेंट की, पर्टिकुलर स्टूडेंट की, उसकी वो प्रॉब्लम को जाना और भी वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए अगर कई बार घर का इन्वायरमेंट, क्लासरूम का, स्कूल का इन्वायरमेंट भी चेंज करने की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको भी वो चेंज कर देते हैं। तो ये तो हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। दूसरा एक मेन बात ये कि कल एचटेट के एडमिट कार्ड इशू हो चुके हैं। सो होप आपकी तैयारी अच्छी होगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एचटेट एग्ज़ाम एंड थैंक यू।